हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, सीटेट के जो हैं फॉर्म आ चुके हैं, सभी ने फिल भी कर दिए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको प्रीवियस पेपर करवा रहे हैं जो 2021 के हैं। तो आज हम लेंगे 2021 का ही पेपर, जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग हुए थे, क्योंकि अब क्या हो गया है, CBT मोड में पेपर होने लगे हैं। तो क्या है, अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सारे पहले 2021 के प्रीवियस पेपर लेंगे, बाकी 2011 तक के हम आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। शाम 5 बजे हमारी क्लास होती है डेली, तो आप लोग हमारे साथ 5 बजे जुड़ते रहिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पेपर में पूरे टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम CDP के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो सभी सब्जेक्ट के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आधा 15 हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, बाकी के आज हम करेंगे। ठीक है, तो 15-15 करके हम रोज़ डेली की क्लास में अपने क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इसमें पूछा गया है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। मतलब हमें मूल्यांकन कौशल का परीक्षण पता करना है। तो मूल्यांकन कौशल का जो परीक्षण होता है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब हमें बच्चों के विचार प्रस्तुत करने हैं। मतलब मूल्यांकन कौशल हमें यही तो देखना है कि बच्चे ने क्या सीखा है, किस माध्यम से सीखा है। मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो बच्चा सीख पाया है या नहीं, या और अगर सीख पाया है तो कितना सीख पाया है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन परीक्षण कहलाता है। ठीक है, कौशल परीक्षण कहलाता है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करने होंगे, बच्चे के विचार जानने होंगे। तो हमें उस ऑप्शन को टिक करना है या फिर चूज़ करना है जिसमें कि बच्चे अपने खुद के विचार प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा, पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। चौथा ऑप्शन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, उसमें हमें क्या करना है, खुद के विचार प्रस्तुत करने हैं। मतलब पहले की पुस्तकें कैसी थी और अब की पुस्तकें कैसी हैं, मतलब ऋग्वेद से किस प्रकार से अलग हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये कोई लिखित थोड़े ना है, हमें खुद से ही बताना है। अगला ऑप्शन है हमारा, पुरातत्व के परिभाषित कीजिए। तो पुरातत्व को मतलब परिभाषा बतानी है हमें। अगला ऑप्शन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया गया। तो जो धातुएं प्रयोग की गई थी उनके बारे में बताना है। अगला ऑप्शन है हमारा, हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई थी। तो ये भी हमारा फिक्स है। तो जो फिक्स हैं हम उनको तो वही लिखेंगे, बाकी हमें अपने विचार किस में प्रस्तुत करने हैं, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मतलब 16 में हमसे बोला गया है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे में सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के समूह को प्रतिपादित किया। मतलब जो दिव्यांगजन अधिनियम आया था 2016 में, उसके अंतर्गत किस समूह को प्रतिपादित किया गया था। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको हर 5 वर्ष में क्या करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि वो कितना सीख पाए हैं और उनका सर्वेक्षण भी कराना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक रूपी सभी के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है, हर बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है या फिर समझने की क्षमता होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ना ही हम मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, ना ही हम एक रूपी प्रणाली प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वैसे तो टैग वर्ड्स में ही आते हैं ये, अगर कहीं भी आपको मानकीकृत पाठ्यक्रम मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। 99% ये नेगेटिव में ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना। मतलब हमें क्या क्या उपलब्ध कराना, वो सामग्रियाँ उपलब्ध कराना जो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। तो क्या हो जाएगा हमारा,
बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमें सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना है, मतलब उसको समूह में सिखाना है, और क्या है, पुस्तकें उपलब्ध कराना है, अन्य ऐसी सामग्रियाँ उपलब्ध करानी है जो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। अगला जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है सूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पित पद्धति का प्रयोग करना। मतलब हमें उसे क्या करना, उसे ऐसी चीज़ें, ऐसी पद्धतियाँ सिखाना जो उसके अनुकूल हों, ठीक है, जो बच्चे के अनुकूल हों। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो मतलब हमारे 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके ऑप्शन जो होंगे वो आगे दे रखे होंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, ऑप्शंस कट गए हैं, कोई बात नहीं, अगले पेज पे देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारा वो क्या बन रहा था, ACD, क्योंकि बी वाला जो था वो मानकीकृत पाठ्यक्रम था, तो वो हमारा कट गया। तो इस हिसाब से क्या बन गया हमारा, ACD। ACD किस में है, थर्ड में है, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सभी धर्मों में समानता के बजाय अंतर पर ज़्यादा बल दें। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सबको मतलब अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी धर्म की अवहेलना करें, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, समानता के बजाय अंतर पर बल दें। बिल्कुल नहीं, समानता पर ही बल देना चाहिए, ठीक है, कि सभी धर्म समान हैं। यही तो, ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो मुस्लिम है तो उससे बात नहीं करनी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो भी धर्म है उनके बीच क्या करना चाहिए, सद्भावना प्रस्तुत करनी चाहिए, मतलब सभी एक साथ रहे, सभी भाईचारे से रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, विशेष धर्मों में विश्वास और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे। पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं देना है, मतलब हमें अपनी थिंकिंग कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें तो पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है हमारा, विशेष धर्मों में से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करें। अगर हम रूढ़ियाँ ही मजबूत करेंगे तो हमारे अंदर समानता कैसे आएगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है हमें, सभी धर्मों मतलब विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच क्या करना है, सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये कुछ अधिगम क्षमताएं होती है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ चीज़ों में पीछे होते हैं, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में, कुछ कैलकुलेट करने में, ठीक है। ऐसी जो अक्षमताएं होती है उनको नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा पढ़ने से, बी है सोचने से, सी है चलने से, डी है लिखने से। तो जो डिस्ग्राफिया होता है उसको याद करने की ट्रिक ये है कि ग्राफ किस पे बनाते हैं, कॉपी पे, और कॉपी पे क्या करते हैं, लिखते ही तो हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा लिखने से संबंधित हो जाएगी, यानी कि जो डिस्ग्राफिया है हमारी वो किससे है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा विद्यार्थी जो देखने में अक्षमता रखता है उसको कौन सी समावेशन देने चाहिए, मतलब कौन सी प्रक्रिया उस पर प्रयोग करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, छोटे मुद्रण और चित्र वाली पुस्तकें। अगर हम उसको छोटे मुद्रण मतलब छोटे चित्र वाली बुक्स दिखाएंगे, छोटा लिखा हुआ दिखाएंगे, तो वो तो वैसे ही देखने में अक्षमता है, और उसको छोटा छोटा दिखाएंगे तो उसको और भी नहीं दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, इशारा। तो जब वो देख ही नहीं सकता तो इशारा कैसे समझ पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। बिल्कुल सही है कि ऐसी बुक्स हमें ऐसी मतलब सामग्री का उपयोग करना चाहिए जो उभरी हुई हो, ताकि उसे वो क्या कर सके, टच कर सके या फिर मतलब फील कर सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें उसके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम लास्ट वाला देख लेते हैं। इसमें लिखा है बोर्ड पर लिखित निर्देश, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर वो देख लेता तो वो पढ़ ही नहीं लेता खुद से, तो वो बोर्ड पर लिखित निर्देश कैसे पढ़ पाएगा जब वो देख ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा है उसको हमें क्या करना चाहिए, स्पर्शनीय और उभरी हुई सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 में हमसे पूछा गया है, उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचाना चाहिए जो निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देती हैं। मतलब एक बच्चा है जिसकी जो जिसकी जो चिंतन है वो कैसा है, सृजनात्मक है, ठीक है। तो उस विद्यार्थी को कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए, मतलब वो कौन सी गतिविधि इसमें से नहीं करेगा। क्या होता है, दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक होते हैं सृजनात्मक, एक होते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है। तो जो सृजनात्मक होते हैं उनका जो चिंतन होता है वो अपसारी होता है। अपसारी मतलब वो कई तरीकों से सोचते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है, अभिसारी होता है। वो किसी भी चीज़ को मतलब करेंगे तो सही, लेकिन उस चीज़ को एक ही तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से वो दी गई है। लेकिन जबकि अपसारी बच्चे कैसे सोचते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की सोचेंगे। तो वही पूछा गया इसमें से कौन सा वो नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा अभिसरण सोच। अभिसरण सोच जो है वो क्या है, एक ही तरीके से सोचना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेंगे। अभिसरण सोच का मतलब होता है एक ही तरीके से सोचना। तो ये तो सृजनात्मकता की क्या है, विशेषता नहीं है। तो ये तो किसकी है, प्रतिभाशाली की है। तो ये हमसे पूछा सृजनात्मक बालक की, तो यही हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर भी हम अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा सीखने की जिज्ञासा। ये तो सृजनात्मक बालक रखता है। तो ये हमारा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव पहला वाला है, तो वही सही हो जाएगा। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा विचारों की मौलिकता। ये भी हमारा सृजनात्मक बालक रखता है, ठीक है। विचारों की मौलिकता होगी तभी तो अलग अलग प्रकार से सोच पाएगा। अगला है हमारा समस्या समाधान के कौशल। उसके अंदर कौशल भी होते हैं, तभी वो क्या करता है, कई प्रकारों से उनको सॉल्व करने की सोचता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमारा कौन सा है, पहला है। इसीलिए हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया, शिक्षार्थियों को के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें। दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। तीसरा है विषय वस्तु को समझाने के बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। चौथा है केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। हमसे पूछा गया है कि ज्ञान को दीर्घकालीन तक बनाए रखने के लिए, मतलब जो उसने सीखा है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन में लिखा है अभी सीखे गए संप्रत्तियों को विस्तारण चर्चा करें। जो भी उसने सीखा है उसको क्या करना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। तो व्याख्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, केवल समझाना चाहिए। और क्या है, ये चर्चा करने से मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, चर्चा करने से मना नहीं करना चाहिए। ताकि क्या होगा, बच्चे अपने विचार, मतलब जब चर्चा करेंगे तो बच्चे कई प्रकार के विचार प्रस्तुत करेंगे, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। तो उस चीज़ से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस चीज़ को मना नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। ये बिल्कुल सही है कि अलग अलग परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसको लागू करने के अवसर देने चाहिए, मतलब उनको प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा विषय वस्तु को समझाने के बजाय रटवाने पर जोर दें। अगर हम रटवाने पर जोर देंगे तो वो एक ना एक दिन भूल जाएगा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो और हमें करना है दीर्घकालीन तक, तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहली बात तो इसमें केवल लगा है, हमने बताया आपको कि केवल सदैव ऐसे कोई भी सिर्फ ऐसे कोई भी आ जाए वर्ड, वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें लिखी, केवल मौखिक ही देंगे, तो लिखित नहीं देंगे। अगर लिखित होगा तो वो कम से कम किसी चीज़ को भूल रहा है तो एक बार देख तो लेगा। तो केवल मौखिक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया, कथन दिए गए हैं हमें और कारण दिया गया है, फिर उसका आंसर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारा कथन है उसमें हमसे बोला गया है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा है हमारा, विद्यार्थी को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए
जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हों। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो विद्यार्थी होते हैं, पहली बात तो इसमें केवल लगा है, और दूसरा क्या है कि विद्यार्थी को केवल सही उत्तर पता हो तभी बोलने देना चाहिए। बिल्कुल गलत। उसको सही उत्तर ना भी पता हो फिर भी वो अपने विचार तो प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोला गया है हमसे कि ए सही है और आर जो है गलत है। हमें क्या देखना होता है इसमें से कि ए, अगर हमारा जो कथन होता है वो सही होता है और कारण होता है वो भी सही होता है, तो हमें ऑप्शन क्या देखना होता है कि व्याख्या करता है या नहीं करता है। व्याख्या का मतलब होता है अगर जो ऊपर बात कही गई है उसी से रिलेटेड, अगर कथन में बात कही गई है उसी से रिलेटेड अगर कारण में कही गई है तो वो व्याख्या करता है। लेकिन अगर कारण में कोई अलग बात कही गई है, कथन में अलग बात कही गई है, तो क्या लगाएंगे हम, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस को लगाना होता है। फिलहाल इसमें हमारा आंसर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है, एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कौन सी गतिविधियां या फिर योजना बनानी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा चिंता, दूसरा हो जाएगा बोरियत, तीसरा हो जाएगा जिज्ञासा, चौथा हो जाएगा हतोत्साहन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चिंता। अगर विद्यार्थी को चिंता होगी तो वो किसी तरीके से पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा है बोरियत हो रही होगी तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जिज्ञासा, जब उसके अंदर जिज्ञासा होगी सीखने की तो वो और अच्छा सीख सकता है, मतलब एक्टिवली सीखेगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अगला है हमारा हतोत्साहन। अगर वो पहले से ही हतोत्साहित हो जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव होना जरूरी है, शिक्षक का भी और विद्यार्थी का भी। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जिज्ञासा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना चाहिए, जो शिक्षार्थी के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करती हो। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। ट्वेंटी फोर में हमसे पूछा गया है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। कोई भी कार्य है उसको किस तरीके से करना है उसका ज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा समावेशित ज्ञान, बी है हमारा अनुबंधित ज्ञान, सी है घोषणात्मक ज्ञान और डी है हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो क्या हो जाएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करनी होती है, हमें कोई प्रक्रिया तैयार करनी होती है, कोई योजना तैयार करनी होती है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी ज्ञान को करते हैं हम तो क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक प्रक्रिया तैयार करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अन्वेषण, बी हो जाएगा बातचीत की अंतःक्रिया, सी हो जाएगा हमारा अधिसंज्ञान और डी हो जाएगा हमारा निष्क्रिय अवलोकन। पहले तो क्वेश्चन में हमें ये देख लेना है कि हमसे पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव। तो इसमें हमने दिख रहा है कि क्या लगाएं, नहीं लगाएं, तो हमें नहीं वाला ऑप्शन देखना है कि क्या हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज। ठीक है, तो हमें खोज को तो सार्थकता देनी है, मतलब खोज से तो बच्चे सीखते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है, इसलिए हमारा ये वाला नहीं होगा। दूसरा है हमारा बातचीत की अंतःक्रिया, बिल्कुल सही है, चर्चा करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो उससे क्या होगा, सार्थकता मिलेगी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान में क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने सीखी होती हैं तो अगर काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो कहाँ पहुँच जाती है, हमारे अधिसंज्ञान में पहुँच जाती हैं, और वहीं हम क्या करते हैं, जब हम दोबारा उनको याद करते हैं तो वो हमारे क्या होती है, हमारे माइंड में एकदम से आ जाती हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक सीखने का तरीका है। लेकिन क्या है, निष्क्रिय अवलोकन, मतलब बिना किसी क्रिया के हम केवल देख रहे हैं, ना हम सीख पा रहे हैं, ना हमें कोई क्रिएटिविटी हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल हम निष्क्रिय केवल उस चीज़ को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उसका, लेकिन हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ावा नहीं देगा, सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे नहीं ही पूछा गया है तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। ठीक है, तो हमारी जो क्षमताएं होती हैं उनकी मांगों के अनुसार जो स्थितियां होती हैं उनको समझने में
जो प्रत्यक्ष बोध कहलाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो पहला हमारा है घोषणात्मक ज्ञान, दूसरा है हमारा एपिसोडिक, ठीक है, या फिर प्रकरणात्मक ज्ञान, तीसरा है हमारा अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, चौथा है हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, ठीक है। क्या बोला था हमने अभी, क्या बोला था कि जो हमने पढ़ा होता है वो चीज़ें अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो क्या हो जाती है, हमारे अधिसंज्ञान में तो रहती है, हम भूल थोड़े ना जाते हैं, बस हमें ये लगता है कि शायद हम भूल गए, लेकिन हमें कोई हिंट देता है तो हमें क्या आ जाती है, एकदम से याद आ जाती है। तो वही क्या कहलाता है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समय को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। तो यह उदाहरण है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक जो विद्यार्थी है वो समस्याओं को हल कर रहा है, ठीक है, और समस्याओं को हल करते समय क्या कर रहा है, संकेत ले रहा है, ठीक है। वर्तमान जो समस्याएं हैं उनको हल करते समय क्या कर रहा है, संकेत ले रहा है। तो वो क्या कौन सी सोच कहलाती है, ठीक है, यह उदाहरण किसका कहलाएगा, ठीक है। तो पहला है हमारा अनुपूरक सोच, दूसरा है हमारा कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है हमारा अनुक्रिया समुच्चय, चौथा है हमारा पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, ठीक है। तो हमारा जो है, तो ये जो हमारा कहलाएगा वो किसका उदाहरण कहलाएगा, अनुरूपक सोच का, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सोचना, ठीक है, जो समस्या है उसी के अकॉर्डिंग सोचना क्या कहलाएगा, अनुपूरक सोच कहलाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी सोच कहलाएगी, अनुपूरक सोच का उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। कि कोई भी विद्यार्थी है वो समस्या को हल करते समय क्या करता है, समस्या हल कर रहा है, ठीक है, समरूपी एक जैसे समस्या हल कर रहा है, तो वर्तमान टाइम में जो वो हल कर रहा है उसी के बारे में क्या करता है, संकेत लेता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अनुरूपक सोच कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया, एक वैज्ञानिक संप्रत्ति पर चर्चा करने के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्ति से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, ठीक है। जो संप्रत्ति समझाया जा रहा है उस संप्रत्ति से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, मतलब कुछ विद्यार्थी हैं जो उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, उस कंडीशन में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर दें। बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करने दें, उस समस्या के बारे में जो उन्हें समझ नहीं आई है, जो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उसके बारे में क्या करने दें, बातचीत करने दें, मतलब आपस में सलाह करने दें और क्या करने दें, खोज के अवसर दें, ताकि वो मतलब उस चीज़ को खोज सकें कि ये कैसे था, ठीक। अगला ऑप्शन है हमारा, उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्ति पर मानक जानकारी बताएं। क्या बोला गया है हमारा कि जो जो मतलब समस्या हो रही है उनको, तो उसको सिरे से खारिज कर दें, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब उसको समाधान तो देना चाहिए, लेकिन सिरे से खारिज करेंगे ये थोड़े ना है, उसको समाधान दें, मतलब जो बच्चे को जो बच्चे को नहीं समझ आया उसको सही से समझाएं उसे, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। ये भी गलत हो जाएगा कि जब कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं तो आप दूसरे शिक्षक के पास क्यों भेजेंगे, ठीक है। आप उस चीज़ को फिर से समझाइए, बच्चे को समझ आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको समझाने का तरीका बदलेंगे, ठीक है, ना कि दूसरे शिक्षक के पास भेज देंगे। अगला ऑप्शन है हमारा, शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्ति की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा कि कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, मतलब शिक्षक बिल्कुल ध्यान ही नहीं देगा और अगले कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू कर देगा, तो ये चीज़ भी हमारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को जो भी भ्रांतियाँ हैं, मतलब जो भी समस्याएँ हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको बातचीत करने देना चाहिए और उनको खोज करने देना चाहिए कि ये चीज़ आई कैसे, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर हम एक्स को मान रहे हैं तो वो एक्स आया क्यों रखा हमने, कोई भी चीज़ें 100% मानी जाती है तो वो क्यों मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें उसको सोचने के अवसर देना चाहिए, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है, 29 में पूछा है, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनराप्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं होती है। तो हमसे पूछा है कि संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें से कौन सा हमारा सही है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला गया, संवेग जो है स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ठीक है, संवेग जो है जो स्मृति के कूटलेखन होते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति मतलब दोबारा जो प्राप्ति होती है उसको क्या करते हैं, सुसाध्य करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रोज़ हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे। तो हमारा 30 क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी नहीं दिए गए कार्य को मेरी सफलता साथ नहीं देगी। चौथा ऑप्शन है मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे इतना मेरे निर्णय में बाहर है। मतलब एक बच्चा है, उसको क्या है, विश्वास, मतलब अपने ऊपर विश्वास है, तो वो किन प्रयासों से अपनी सद्भावना को प्रस्तुत कर सकता है। तो क्या है पहला जो, तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, वो मान रहा है कि मैं बुद्धिमान हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो खुद पर विश्वास कर रहा है कि वो बुद्धिमान है और प्रयास से कोई क्षमता, मतलब उसे प्रयास नहीं भी करेगा तो भी वो क्या करेगा, कर पाएगा। तो ये चीज़ गलत है। क्या है, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। और हम इसीलिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए कि ये चीज़ हो किस तरीके से रही है। और ये बोल रहा है कि मैं पहले से ही बुद्धिमान हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को सीखने में आवश्यक प्रयास करता हूँ, मतलब मैं प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य को सक्षम हूँ। तो मतलब मैं जो कार्य करूँगा वो मैं अच्छे से कर पाऊँगा अगर मैं प्रयास करता हूँ। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मैं विश्वास भी रखता हूँ, प्रयास भी करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को हासिल कर पाऊँगा। तीसरा ऑप्शन है मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ। बिल्कुल गलत है, अपनी किस्मत वगैरह को टोकना रोकना कि हमारी किस्मत में नहीं है, ये नहीं है, कब तक नहीं होगा। ठीक है, एक बार फेल हो गए, दोबारा फेल हो गए, कब तक नहीं होगा, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी हमारा ऐसे ही दिया गया तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर जो है दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यदि हम प्रयास करेंगे तो हमें हमारा जो गोल है वो ज़रूर हासिल होगा। यही आप लोग के लिए भी है कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप अपना गोल ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हमारी क्लास के साथ शाम 5 बजे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जो कि CDP के होंगे। तो आप लोग हमारे साथ रोज़ जुड़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।